हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था और टर्म 2 में अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है एक एनपीओ का चैप्टर और साथ ही साथ रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो चीज़ें क्या सीखेंगे कि कैसे एक पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे, कौन कौन से अकाउंट हम डिसोल्यूशन के वक्त प्रिपेयर करेंगे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर रहने वाला है। ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज मी, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। अगर आप मैसेज नहीं करते हैं, कॉल करते हैं, तो प्लीज़ कॉल जो है अगर मैं नहीं उठा पाऊँ तो मेरा जो ना रिप्लाई कॉल का वेट करिए, ताकि मैं आपको दोबारा से कॉल करके आपकी बातों का जवाब दे सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा अकाउंटेंसी, जो है बुक बाय डीके गोयल सर की बुक से। और हमारे पास जो बुक है पार्ट ए वॉल्यूम 1 से हम ये चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। दैट इज द नेम ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। इस बुक से हम ये चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, और अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़ा एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, टर्म 1 टर्म 2 में, और दैट इज रिगार्डिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर क्या मतलब है इन दोनों में, क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, दैट्स वी विल से दैट कि देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप डीड ड्यू टू ऑफ एनी कॉज। Whenever we are discussing about partnership firm dissolution की, then we will say that the business is shut down, business close हो गया, business बंद हो गया, right? आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं कि क्या कुछ है बेसिकली इस चैप्टर में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Dissolution of partnership means termination of the old partnership agreement and reconstruction of the firm due to admission, retirement, and death of a partner. Dissolution partnership may or may not result into closing down the business, as the remaining partners may agree to carry on business under a new agreement. Is it clear? कि भाई जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932, वो क्या करता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अंतर करता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका टर्मिनेशन होना, एंड रिकंस्ट्रक्शन होना किसका, नए एग्रीमेंट का। किस वजह से? एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से और डेथ की वजह से। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप जो ना मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, ये बिजनेस का बंद होना या बंद होना ना होना के बराबर हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर बिजनेस बंद नहीं हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर नए एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस को क्या करें, कैरी करें, चलाएं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस, अब अगर हम बात करें कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, तो उसमें कहेंगे कि क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। बिजनेस का इसमें कंप्लीटली क्या होना, बंद होना, और बिजनेस बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off, and out of the remaining amount the accounts of the partner are settled। और जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं उनकी हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, उनको सोल्ड ऑफ कर देते हैं, एसेट्स को, लाइबिलिटीज का पे ऑफ कर देते हैं, और जब कुछ बचता है तो रिमेनिंग पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। थस इन द केस ऑफ, अगर हम बात करें आगे, थस इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, dissolution of partnership, the firm may continue, that is it does not mean the dissolution of firm, but in case of dissolution of firm the partnership is automatically dissolved। सिंपली बात है, अगर बिजनेस बंद हो गया, बिल्कुल शट डाउन हो गया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। लेकिन अगर पार्टनरशिप खत्म हो गई तो इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया, हो सकता है नए पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर ले, राइट। चलिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम जो चैप्टर जितने भी हमने स्टडी किए उन चैप्टर्स में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस किस कारण से होती है।
पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस हैं जिनमें आप ये कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, इससे डिसॉल्व हो जाती है। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनर को निकाल दिया गया हो, निष्कासित कर दिया गया हो, ठीक है, निष्कासित करना, निकाल देना। In case of death of a partner, in case of insolvency of a partner, in case of expiry of the period of the partnership firm, ये सब हमारे जो कारण है वो किसके हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, या यूं कहें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसके ये कारण है, इन कारणों से एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए बनने वाला है वो यही बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इनमें क्या अंतर है, फर्म का बंद होना और पार्टनरशिप का खत्म होना, इनमें बेसिकली क्या अंतर है, यही हमारे लिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन रहने वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हम एक फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू डिसॉल्व अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं, जिनमें पहला तरीका है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की दखल अंदाजी के बिना फर्म का बंद हो जाना। अब कोर्ट की दखल अंदाजी के बिना यदि हम फर्म को बंद करना चाहें तो उसके बंद होने के कारण क्या हो सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40, जिसमें कि हम बात करें ए पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सिंस अ पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय द एग्रीमेंट इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से ही बनती है और एग्रीमेंट से ही खत्म हो जाती है। क्लियर। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41। ए फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपसे क्वेश्चन रखा जाए कि फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व्ड कब होती है और किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, तो सेक्शन 41 अप्लाई होता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली फर्म क्या हो जाती है, कंपल्सरी डिसॉल्व्ड हो जाती है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके अंदर। पहला पॉइंट है व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, राइट। ऑल बट वन पार्टनर ऑफ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब सारे में से किसी एक को छोड़कर सारे पार्टनर जब क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, जब बिजनेस कैसा हो जाए, गैर कानूनी, इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, तो फर्म क्या हो जाती है, कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है, कंपल्सरी हमें बंद करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42। ए फर्म मे बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। अगर फर्म में इनमें से कोई भी इंसिडेंट हैपन हो जाता है तो भी फर्म को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, राइट। पहला इवेंट है ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। सर हमें एक बात समझ में नहीं आई कि अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब फर्म का बंद होना होता है तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपने पूछा। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये दोनों हो सकता है। हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कि इसमें फर्म में और में नोट भी क्लोज हो सकती है ना। अगर मान लीजिए हम ये लिख लेते हैं कि भाई अगर इनमें से कोई भी इवेंट होता है अंडर सेक्शन 42 में, ये मेंशन कर दें कि भाई अगर पार्टनर मर जाता है तो भी फर्म बंद कर दी जाएगी, तो नेचुरली हम फर्म को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ इसलिए डेथ ऑफ ए पार्टनर को हमने शामिल किया है या ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर को हमने शामिल किया। हालांकि दोनों पॉइंट हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी आते हैं, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, यानी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए फर्म का तो भी फर्म बंद हो जाएगी और फर्म का टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए पार्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है 5 साल 7 साल के लिए और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, तो वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमें फर्म क्या करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, फर्म बंद करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर। चलिए लास्ट वन है बाय नोटिस अंडर सेक्शन 43 व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज एट विल। अब भाई पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन तो फिक्स नहीं है लेकिन वो एट विल पर है, यानी पार्टनर इच्छा जाहिर करें तो फर्म ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, बंद कर दी जाती है। एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म, यानी कोई भी पार्टनर जो है अगर वो नोटिस दे कि भाई फर्म को बंद कर देना है तो बाय नोटिस
वो फर्म को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं एंड एट ऑन हिज विल। इज इट क्लियर? तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने केसेस हुए? 4। पहला केस कौन सा था? ए, दैट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ए मीन्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अंडर दिस वी विल अप्लाई द सेक्शन 40। देन उसके बाद हमारे पास क्या था? सी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41। देन उसके बाद हमारे पास हमने क्या पढ़ा? हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, दैट यू कैन राइट इट हियर एज ई, इवेंट, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, सेक्शन 42। एंड लास्ट वन बाय नोटिस, दैट इज एन, एंड सेक्शन 43। ठीक है, ये तो है बाय द विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो इसको हम शॉर्ट में याद कर ले, तो ऐसे याद कर ले, एस, एस नंबर, एस नंबर, नंबर के लिए ओ लगाना होता है। तो अगला ही पॉइंट जो हम पढ़ेंगे बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो उसमें ओ, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हम ले लेंगे नंबर में, राइट? एस नंबर। तो एस नंबर में हमारे पास क्या आ गया? सेक्शन याद हो जाएंगे 40, 41, 42, 43 एंड 44। सीक्वेंस में जो है ना सेक्शन याद हो जाएंगे, तो हमें बताने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कई बार एक क्वेश्चन एक नंबर का सेक्शंस पर पूछ लिया जाता है, तो आप इस वर्ड को याद रखें, एस नंबर। ए मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, सी मतलब कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ई मतलब हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, एन मतलब बाय नोटिस, एंड ओ मतलब बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और सेक्शन भी आपको याद हो गए 40, 41, 42, 43, 44। इज इट क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड मोड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। अब क्या है कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे, तो ऑर्डर कब देगी? जब कोई पार्टनर ने एप्लीकेशन लगाई हो फर्म को बंद करने की, उस कंडीशन में। अब उसके लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए कि फर्म बंद होगी, तो ये कंडीशन हो सके तब फर्म बंद की जाएगी। तो उन कंडीशन को पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, अगर एक पार्टनर क्या हो गया है? अनसाउंड माइंड हो गया, यानी उसको सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, काम करने की क्षमता खत्म हो गई है उसकी। व्हेन ए पार्टनर, सेकंड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए शूट, यानी एक पार्टनर जो केस कर रहा है उसके अलावा हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, यानी वो परमानेंटली क्या हो गया है? काम करने में इनकैपेबल हो गया है, ना वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर सकता। तो उस कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है? फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। थर्ड वन है व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए शूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म एंड द पार्टनरशिप फर्म, यानी जिसने कोई फाइलिंग की है, यानी कोई केस दर्ज किया है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कि भाई पार्टनर जो है मिसकंडक्ट, यानी वो गलत व्यवहार का दोषी पाया गया है, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ऑर्डर क्या कर सकती है? कोर्ट क्या कर सकती है? सॉरी, ऑर्डर दे सकती है, राइट? व्हेन अ पार्टनर, फोर्थ वन है व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए शूट। ये तो कॉमन लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जो पार्टनर केस कर रहा है उसको छोड़कर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि वो जानबूझकर या इच्छा के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट को तोड़ देता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ देता है, तो भी फर्म क्या हो जाती है? बंद हो जाती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। फिफ्थ वन है व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए शूट हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने बिना बाकी पार्टनर्स की परमिशन के लिए अगर अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है और बाकी पार्टनर्स को इस बारे में पता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी फर्म बंद करने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोर्ट इसकी पुष्टि करके ऑर्डर दे सकता है कोर्ट को, जो है बिजनेस को बंद करने के लिए, फर्म को बंद करने के लिए। 6th पॉइंट है व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, जब फर्म को ये भी संतुष्टि हो जाएगी फर्म लॉस पर ही चलेगी, प्रॉफिट हो ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में भी फर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। लास्ट, when the court is satisfied that dissolution is just and equitable due to some other reasons, या कोर्ट को ये पता लगे या कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो कि फर्म को बंद करना बिल्कुल उचित न्यायपूर्ण है किसी भी कारण से, तो फर्म उस बिजनेस को, सॉरी कोर्ट जो है उस बिजनेस को, उस फर्म को बंद करने के आदेश दे सकती है। इज इट क्लियर? तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। यहाँ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने 5 पढ़े, कौन कौन से? ए, सी, ई, एन,
ओ एस नंबर, ए मतलब बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सी मतलब कंपल्सरी डिजोल्यूशन, ई मतलब हैपनिंग ऑफ इवेंट, एंड मतलब बाय नोटिस, ओ मतलब बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब इनके सेक्शन की बात करें तो सेक्शन सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे 40, 41, 42, 43 एंड 44, 40, 41, 42, 43, 44। इज इट क्लियर? तो ये वेज ऑफ मोड ऑफ डिजोल्यूशन जो हमें पता होना चाहिए, और इसमें भी ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे ऑर्डर ऑफ कोर्ट का पॉइंट हमने पढ़ा, इसमें 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का इनमें से पूछा जा सकता है। आइए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है। अगर हम बात करें सबसे पहले मीनिंग की, तो इट इज वेरी सिंपल, रेफर्स टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। तो ये किसका पॉइंट हुआ हमारा, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, राइट। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, इट रेफर्स टू क्लोजर ऑफ द फर्म, बिजनेस ही बंद हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, सॉरी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर द फर्म continues its business whereas business of the firm comes to an end under the dissolution of partnership firm। इकोनॉमिक रिलेशन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछा जाता है हमसे डिफरेंस में। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज दो इन ए चेंज्ड फॉर्म। चेंज फॉर्म मतलब रेशियो बदलने की वजह से उनके लाभ अनुपात बदल जाते हैं, तो इनका इकोनॉमिक रिलेशन बदल जाता है, बाकी चलता है उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन। जबकि इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा और डिफरेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास डिफरेंस नंबर 4, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, देखिए बुक्स का बंद होना, सीधी सी बात है, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स क्लोज नहीं होती हैं, नीड नॉट टू बी क्लोज, वेयरएज इसमें हैव टू बी क्लोज। हैव टू मतलब कंपल्सरी डिजोल्यूशन है, कंपल्सरी बंद करनी ही पड़ेगी। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें रीवैल्यूएशन किया जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, रीवैल्यूड किया जाता है, रीअसेस किया जाता है, और उनसे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकलता है रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जबकि assets are sold and liabilities are paid off and the balance if any is there distributed among all the partners in the dissolution of partnership firm। इफेक्ट की बात करें तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन्स द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, वेयरएज डिजोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मीन्स द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। समझ रहे हैं, जो स्टार्टिंग में हम पढ़कर आए थे वही बातें यहाँ रिपीट हो रही हैं। कोर्ट्स इंटरवेंशन, there is no intervention by the court since the partnership is dissolved by their mutual consent, whereas the firm can be dissolved either without or with the intervention of the court or by the order of the court। यानी कि ये जो फर्म है वो कोर्ट के आदेश अनुसार और कोर्ट के आदेश के बगैर भी, यानी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट भी बंद की जा सकती है। सो मैं यहाँ पर कहूँगा बेटा कि हमने जो 5 वेज ऑफ मोड ऑफ डिजोल्यूशन पढ़े वो प्लस ये जो डिफरेंस हमने पढ़ा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिजोल्यूशन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में, और ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा आज का। उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास को हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिजोल्यूशन। जब फर्म बंद होती है तो कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट किया जाता है, किस तरीके से अकाउंट्स को हम बंद करते हैं, पेड ऑफ करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इट इज एज फॉलोज, ये किस तरीके का मतलब एक प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अमाउंट ऑफ लॉस including the deficiency of capital shall be paid out of the profits, next out of the capital, and lastly if necessary will be realized from the partners in their profit sharing रेशो। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लॉसेज हैं या डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ये सब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट पेड करेंगे, नेक्स्ट कैपिटल में से पेड करेंगे, और आखिरी में जरूरत पड़ी, नेसेसरी जरूरत पड़ी तो विल बी रियलाइज फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर से उनके लाभ हानि अनुपात में ले लेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। इस तरीके से हम उनके द्वारा लगाए गए पैसे को अप्लाई करेंगे पेमेंट करने के लिए। पहला पॉइंट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेब्ट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। सबसे पहले बाहर के जो डेब्ट्स होंगे हम उनकी पेमेंट करेंगे। बाहर के मतलब थर्ड पार्टी
डेट्स जो होंगे उनकी पेमेंट की जाएगी। आउट ऑफ द रिमेनिंग अकाउंट द लोन्स एडवांस्ड बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा तो उसे अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसकी पेमेंट की जाएगी। तीसरे नंबर पर उनकी कैपिटल की पेमेंट की जाएगी पार्टनर्स की, और उसके बाद हम कुछ पैसा बच जाएगा तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स कैसे पेड करेंगे, फर्म प्राइवेट डेट्स है वो कैसे पेड करेंगे सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग, होते क्या है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि कल के बीच में डिफरेंसेस को आप अच्छे से डिस्कस कर सकें। देखिए फर्म डेट्स का सिंपल मतलब है डेट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म्स डेट्स, जिसमें कि फर्म जो है ना बाहरी लोगों से लेती है, जैसे फर्म ने किसी बाहर वाले व्यक्ति से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, दैट इज फर्म डेट्स। और प्राइवेट डेट्स का मतलब है डेट्स विच अ पार्टनर ओज इन पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेट, और इसमें पार्टनर अपने बिहाफ पर अपने लिए कोई पैसा उधार लेता है, दैट इज कॉल्ड देयर प्राइवेट डेट्स। इन दोनों में खास बात क्या है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म is first used to pay off firm debts, and if there is any surplus available then it is distributed among the partners. Whereas second point अगर हम देखें तो amount realized from the sale of private asset estate of the partner will be used first to pay private debts of the partner, and if there is any surplus available it will be used in paying of the firm's debts also। तो उसको फर्म के डेट्स पेड करने में भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने इसमें ही इसी क्लास में ऐड ऑन कर दिया है। कल इनके बारे में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और फर्दर ऑन हम अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए केवल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में विद द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स एंड फर्दर मोर। थैंक यू, बाय बाय।